तो बच्चों जरा एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम लोग देखें। अब बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन के क्वेश्चन ही क्या होता है हमारा आता है। थोड़ा कनेक्शन वगैरह चेक कर लें कि सही सही बैठा है कि नहीं। ठीक, एप्लीकेशन के क्वेश्चन ही क्या होगा कि आता है बोर्ड में या कंपटीशन में। रे ऑप्टिक्स में तो एप्लीकेशन ही मेन है ना। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम एनसीईआरटी का जो रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज 9 है, उसके क्वेश्चन हम लेना चालू कर रहे हैं। कुछ 2-3 बता चुके थे पहले। स्टार्ट कर रहे हैं 9.3 से, है ना। रियल एंड एपरेंट डेप्थ का ये क्वेश्चन है और रियल एपरेंट डेप्थ का ये क्वेश्चन है। और उसमें एक कहानी पहला, ए टैंक फिल्ड विद वाटर ऑफ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ इसका 12.5 सेंटीमीटर है। और व्हेन व्यूड विथ ए माइक्रोस्कोप द एपरेंट हाइट इज 9.4 सेंटीमीटर और एच डैश की वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है 12.5 अपॉन 9.4। तो इसको मैं आपको जरा सिंप्लीफाई कर दूँ, 125/10 ये हो जाएगा, ये 9.94/10 ये हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बेवकूफ़ जैसा काम किए। ठीक है, चलिए 125/94 94 कटेगा किससे, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो लिटरली ये कितना हो पाएगा, 125/94 क्या आ पाएगा, 3 का 9, 3 चौके 12। ये ऑलमोस्ट आपका देखिए, इसको हम 4/3 है लगभग, है ना। 31 3 टाइम्स, 31 4 टाइम्स, 31 या 93, 31 चौके 124 होगा। ये 4/3 के आसपास है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4/3 जो वाटर का होता है ना, वाटर का होता है 4/3 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया किसी 1.63 वाले से। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना मूव करना पड़ जाएगा। तो कितना मूव करना पड़ जाएगा इस बात को समझने के लिए म्यू डैश इज इक्वल टू रियल अपॉन एपरेंट होता है। तो ये 1.63 हो गया, रियल तो वही रह जाएगा ना 12.5। एच डैश की वैल्यू इसमें चाहिए, तो एच डैश इक्वल्स टू 12.25 अपॉन 1.63। इससे सिंपल ये क्वेश्चन निकल करके चलाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए। ठीक है, 9.4 फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंस 60 डिग्री नॉर्मल ग्लास एयर इंटरवाटर परस्पेक्टिव, प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। रिफ्रैक्शन इन ग्लास, ग्लास है, एयर है, वाटर है, ग्लास एयर है, क्या कर रहा है, इन रिफ्रैक्शन रे इन 60 डिग्री विथ नॉर्मल। ठीक, ओके, रेस्पेक्टिवली प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। देखिए 9.4 में जो प्रश्न है उसके ए बी करके देखा जाए, ए बी करके आप देखें। ए नंबर में कुछ फिगर आपका ऐसा बना करके दिया हुआ है ना। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये यहाँ पर एंगल ऑफ 60 डिग्री है, इसको कह रहा है कि एयर है, और ये कह रहा है कि क्या है, ग्लास है। और ये आपका इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कह रहा है 35 रह रहा है ना, 35 रह रहा है। तो कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। देखिए इसमें ऐसे सब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना बेकार है। ए म्यू जी एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव, एयर के रेस्पेक्ट में आपका साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री, उल्टा भले बना हुआ है लेकिन उससे बहस नहीं है। साइन 60 अपॉन क्या होगा, साइन 35। ऐसा साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, जो भी हो, खैर √3/2।
तो लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है लिख लीजिए 2 sin 35। ठीक है। अब आपका कहता है कि अगर 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ए म्यू जी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 45 डिग्री होगा तो साइन ऑफ माने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो अब इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन 45 अपॉन साइन आर इजकल टू √3/2 साइन 35। अब साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 जाकर √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 साइन आर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ये √6 होगा, ये साइन 35 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू साइन 35 अपॉन √6, ये साइन को साइन टेबल से साइन की वैल्यू देख, साइन 35 की वैल्यू देख लेने के बाद इसकी करके इसको निकाला जा सकता है। सीधे सीधे नहीं निकलेगा ये, जब तक साइन को साइन टेबल नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा। ब्रेस्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसमें कुछ ज़्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड है, कुछ हिंट कर दे रहे हैं, जिनके दिमाग में नहीं आ रहा हो वो अपना उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको मैं शूट कर रहा हूँ डे लाइट में, डे लाइट का असर कुछ बेहतर ही रहता है। क्या बल्ब दे दें, देखते हैं, फिलहाल इस बोर्ड को कंप्लीट कर लें। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। 9.5 में रियल डेप्थ 80 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। गुड क्वेश्चन। चलिए, ये पूरी की पूरी थ्योरी भी है, अब थ्योरी क्या कहेंगे, एप्लीकेशन है। इसके लिए मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मज़ा है। क्या है, मज़ा है, तो मज़ा लिया जाए, है ना, मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इस क्वेश्चन में मज़ा है, एरिया निकालना है भैया। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं रह करके कहाँ होना चाहिए, 9.5 था ना, है ना। इसमें रियल डेप्थ इसका 80 सेंटीमीटर का है और आगे कहानी। चलिए लाइट भी मैं दे लूँ प्रॉपरली, है ना, लाइट भी मैं दे लेता हूँ प्रॉपरली ताकि बेहतर व्यू मिले। ओके, बेहतर व्यू मिले। तो आइए जरा सा, आप अगर बल्ब को ग्लो करके टैंक के बॉटम में यहाँ पर मान लीजिए रख दिया आपने, ठीक है, ये तो आपका इसका रियल डेप्थ जिसको आप h कह रहे होंगे, ठीक है, कहते रहिए। सिचुएशन क्या होगा, एक वो एंगल होगा जहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है ना IC होगा, है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। ये इस साइड भी होगा, चारों तरफ होगा। तो जरा सा बात को समझिए, ये इस तरफ से भी होगा, इधर में चारों तरफ होगा। तो हम लोग दो लेकर के चल रहे हैं, है ना, 2 लेके चल रहे हैं, 90 डिग्री होगा। ये पूरा ऐसा सर्कल में आएगा, तो ये होगा वो पोर्शन, ये हो जाएगा उस एरिया का, सर्कुलर रेंज का रेडियस। ये उस सर्कुलर रेंज का क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है जी। अब ये IC हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, एक बात को समझिए, म्यू जो होता है वो साइन, यहां पर हम साइन R बाई साइन IC लिखेंगे। एयर ये है, वाटर ये है, वाटर ये है, ठीक है जी, एयर ये है, वाटर ये है। तो साइन R इधर से इधर है, तो यहाँ का एयर का एंगल अपॉन
मीडियम का एंगल, तो साइन 91 हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1 साइन आई सी, है ना, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो ओके, तो क्रिटिकल एंगल जो उसका क्रिटिकल एंगल होगा, यानी साइन आई सी की वैल्यू 1 अपॉन म्यू होगी, ठीक, 1 अपॉन म्यू होगी, ठीक। चलिए, साइन आई सी की वैल्यू 1 अपॉन म्यू होगा। अब हम लोग ये अगर आई सी है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई सी होगा, ठीक है। तो एच और आर के बीच में अब रिलेशन जरा देखिए, एच और आर के बीच में रिलेशन देखिए तो क्या होगा बच्चों ये होगा कि साइन आई सी की वैल्यू जो है वो आर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा होगा। और साइन आई सी को क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन म्यू, ठीक। तो क्या कहानी बनेगी, इधर लेके आइए तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर म्यू हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर ले आकर के म्यू स्क्वायर कॉमन कीजिए, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बेसिकली स्क्वायर रेडियस ये हो गया, है ना। अब आपसे पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा, है ना। अगर हमको आवश्यकता इसी बात की, इसलिए हम यहाँ इसको आर की वैल्यू को यदि फार्मूला के रूप में याद रखना है तो ये हो जाएगा, रेडियस ये हो जाएगा। सर्कुलर रीजन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये एक रिलेशन बन गया कि कितने एरिया से लाइट निकलेगा। उल्टी बात समझिए, सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है। अगर यदि मान लीजिए आप मछली है यहाँ पर, अगर फिश है यहाँ पर, है ना, मछली कोई है, तो आप ऐसा नहीं है कि या इस रेंज से इधर से आए, इधर से आपको ये नहीं दिखेगा। जब तक आप इसके विजुअल रेंज में, विजुअल सर्कुलर रेंज में नहीं आइएगा, तब तक ये मछली आपको पानी के नीचे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इससे जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट निकलेगा वो लाइट जो है सो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से ही क्या होगा, वो बाहर हो पाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर हो पाएगा। और जब इस पर्टिकुलर एरिया से वो बाहर हो पाएगा तभी वो दिख पाएगा। बल्ब रखिएगा तो इसी पर्टिकुलर एरिया से रोशनी निकलेगा। ये सारी कहानी क्या होगी, ठीक है। अब इसमें आप उसका वैल्यू रख दें। क्वेश्चन में h की वैल्यू 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 का स्क्वायर हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर यहाँ पर आपको 1.33 यानी 4/3 लेने को सजेस्ट कर रहा है ना। 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, पाई का मतलब देखते हैं पाई कितना होगा, 64 तो 0.64 64 ठीक है, 0.64 ये हो गया। 4/16/9, 16/9, 16 में से 9 गया 7/9, 22/7। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका क्या होगा, एरिया बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9.6 हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है। और ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। 40 डिग्री इसका एंगल ऑफ डेविएशन मेजर्ड है। What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of the prism is 60 degree if the prism is placed। और देखो यार, मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री है और ये कह रहा है कि the refracting angle of prism is 60 डिग्री।
इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो तो हम लोग बाद में आते हैं। ये द एंगल ऑफ मिनिमम डेल ये दिया है, और मिनिमम डेविएशन के केस में कि आर जो हो है आर की वैल्यू 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है जी, 60 डिग्री कह रहा है, तो प्रिज्म एंगल तो 120 डिग्री हो जाएगा इसका। प्रिज्म एंगल आर 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, चूँकि ए इक्वल टू 2r होता है, 120 डिग्री होगा। साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू, ठीक। तो म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बहुत घटिया प्रिज्म है भाई, इतना थिक प्रिज्म। ए प्लस डेल एम बाई टू, ए का मतलब 120 प्लस डेल एम यानी कि 40, 160 बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू का मतलब हो जाएगा साइन ए बाई टू का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो साइन 80 डिग्री हो गया, ये साइन 80 डिग्री अपन साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, तो म्यू इक्वल टू इतना, म्यू इतना हो जाएगा। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है ये सब, इसमें कुछ क्वेश्चन टेंटेड है। अगर जो उसमें कह रहा है कि अगर आप उसको किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स WμG आ जाएगा, है ना, WμG आ जाएगा। और WμG का मतलब हो जाएगा μg बाई μw, है ना, μg बाई μw। और उस समय आप इसको ले पाएंगे साइन a प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, ऐसा कुछ लेंगे। तो μg तो यहाँ से निकला हुआ है, ये यहाँ से निकला हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, नहीं μw निकला हुआ है। तो आपका है तब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। अरे हाँ, तो वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग बता सकते हैं ना, यहाँ से इसकी वैल्यू, ये वैल्यू निकल सकता है ना इससे। देखो तो ये हम लोग μg की वैल्यू डाल सकते हैं कितना, 2 साइन 80 बाई कितना भैया √3, और μw का मतलब हो गया 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू ये साइन a प्लस डेल साइन a का मतलब तो 120 हो जाएगा, है ना, a का मतलब 120 प्लस डेल m, यही तो फाइंड करना है। साइन a बाई टू, साइन a बाई टू का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो साइन 120 प्लस डेल एम बाई टू दैट इज हो जाएगा 3/4 ऑफ साइन 80 डिग्री। अब ये लॉग साइन टेबल का इस्तेमाल होगा और उससे वो हम लोग लगा पाएंगे। जब तक ये साइन टेबल इसमें देगा नहीं, हम लोग इसको सॉल्व क्या होगा कर नहीं सकते। क्या है कि हमारा NCERT में कुछ क्वेश्चन बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड करके रख दिया जाता है। वो उस स्टेटस में अपने को कुछ क्या होता है, दिक्कत होने लगती है। खैर क्वेश्चन सिलेबस में है तो लगाइए, हो सकता है कि कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन उसके साथ रिलेट करके दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जरा सा बोर्ड को क्लियर कर दें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9.7 है, सिंपल क्वेश्चन है ये। डबल कन्वेक्स लेंस आर टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, both faces same radius curvature, what is the radius of curvature required for the focal length convex lens। इसके लिए हमने फोकल लेंथ के लिए ये लगाया था, ये हमने फार्मूला लगाया था। जो कुछ भी हम थियोरेटिकली पढ़ा करके आए रहते हैं उसको फॉलो अप करिएगा, एप्लीकेशन बेहतर हो जाएगा। नहीं फॉलो अप कीजिएगा, सीधे बड़े बड़े लोगों का यूट्यूब में वीडियो देखिएगा जिसमें कि छोटे छोटे फार्मूला बता करके लगा दिए हैं, तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, फार्मूला याद है, दिक्कत होगी। खैर जिनका जैसा मेथड 10 साल 2 साल 4 साल 5 साल नीट और JEE का तैयारी करते हैं, उसके बाद थक हार करके छोड़ देते हैं कि भैया पॉसिबल नहीं है फिजिक्स क्रैक करना। चलिए, तो जिनका नहीं पॉसिबल वो अपना जाने।
तो कह रहा है कि अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर चाहिए, रेडियस 20 सेंटीमीटर चाहिए, सॉरी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर चाहिए, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए? यानी f की वैल्यू 20 के लिए r की वैल्यू निकालना है 2 म्यू माइनस 1 यानी 0.55 आ जाएगा। तो r इक्वल टू 20 इंटू 0.55 का मतलब 1.10 हो गया। तो r इक्वल टू 20 इंटू 1.10 का मतलब हो जाएगा 0 से गया 2 इंटू 11 दैट इज 22 सेंटीमीटर का उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। अब जरा सा 9.8 हम लोग देख लें, 9.8 देख लें। 9.8 में ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P. Now the lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is convex lens of focal length 20 centimeter and concave lens of focal length 16 centimeter? Interesting question यहाँ लेते हैं। कोई कन्वर्जिंग बीम है जो P पॉइंट पर कन्वर्ज करता, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम है जो P पॉइंट पर कन्वर्ज करता। सिचुएशन 1 में इसमें एक कन्वेक्स लेंस डाल दिया जा रहा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का, कन्वर्जन बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, इससे 12 सेंटीमीटर पहले, इससे 12 सेंटीमीटर पहले। एट व्हाट पॉइंट कन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस को डाल दिया जा रहा है इससे 12 सेंटीमीटर पहले। कहाँ पर इसका कन्वर्जेंस होगा? देखिए इसमें u की वैल्यू प्लस 12 सेंटीमीटर लिया जाएगा। फोकल लेंथ इसका भी कन्वर्जेंट लेंस है, फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, प्रोवाइडेड है 20 सेंटीमीटर का। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/20 v फाइंड आउट करना है, u माइनस 1/12, 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12, 12 और 20, 12 5 20 60, 3 प्लस 5 8/60 का मतलब v का वैल्यू 60/8, 15/2 7.5 सेंटीमीटर। यानी जो 12 सेंटीमीटर था ये बेंड करके कहाँ चलाएगा भैया, ये 7.5 इधर से 7.5 पर, ठीक है, बेंड करके। इसी का जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, अगर इसी में जो कन्वर्जेंट बीम है जो P पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था, अगर इसमें 12 सेंटीमीटर पहले फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर का, अगर आप क्या करते हैं कनकेव लेंस डाल देंगे, तो कनकेव लेंस अगर आप डाल देते हैं तो कहानी कहाँ जाकर रुकेगी, कहानी आकर के रुकेगी u की वैल्यू इसमें भी प्लस 12 लिया जाएगा, लेकिन इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा जो कि माइनस 16 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और अब जरा तमाशा देखिए, अब जरा तमाशा देखिए, माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v माइनस 1/12 इधर आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू प्लस में 1/12 माइनस में 1/10। 10 नहीं है 16 है, वही तो कहें कि वर्चुअल फिगर क्यों होने लगा। 16 1/12 1/16, 16/12 का LCM बढ़ते 36 16 36, 12/16 का LCM कितना जाएगा, 16 12 48, 48 48 6 14 3 जा, दैट इज 1/48 v इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। 12 नहीं, ये इसको डाइवर्ज कर देगा और ये दूर जा करके 48 सेंटीमीटर पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा दूर कहीं पर। चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्जेंट रे को डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने से 2-3 बातें हो सकती है कि इमेज अगर फॉर्म करता भी है तो कुछ दूर पर करेगा, या फिर बीम पैरेलल हो जाएगा, या फिर डाइवर्ज ही कर जाएगा, क्योंकि उसका काम डाइवर्जेंस है, इसका काम कन्वर्जेंस है। तो या तो इमेज को पहले बनाएगा, ठीक है,
इमेज को पहले बनाएगा। हाँ, इसमें एक सिचुएशन ये है कि कन्वर्जेंट बीम को ये कभी भी डाइवर्ज नहीं करेगा, ये तो डाइवर्जेंट को कन्वर्ज कर सकता है, डाइवर्जेंट रे को क्या कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, पैरेलल को भी कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है इसका, तो ये कन्वर्ज ही करेगा। ये जब भी अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, कन्वर्जेंट बीम अगर यदि इस पर इंसिडेंट होगी तो डाइवर्जेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, हमेशा से इमर्जेंट रे जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इस केस में बहुत सारी बातें हो सकती है, इमर्जिंग रेज कन्वर्जेंट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है ना, डाइवर्जिंग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर की जो इंसिडेंट रे का कन्वर्जेंस कैसा है। ठीक है जी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर इसको मिटा लें। 9.9 हमने पहले पढ़ा भी है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर हाइट, 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस, u की वैल्यू 14 सेंटीमीटर लीजिए, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, माइनस में 21 लिखिए। डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, what happens if the object is move further away from the lens। अगर हम लेंस से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये हालांकि बात हम समझा चुके हैं पहले इमेज फॉर्मेशन में। 14 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, फोकल लेंथ इसकी -12 है, हाइट इसका 3 सेंटीमीटर है। क्या क्या कहानी होगी इसको जरा देखिए। कनकेव लेंस है, कहाँ इमेज फॉर्म करेगा, पहले इमेज फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए -14 पर रखा, इधर -21 पर ये जो है इसका फोकल लेंथ इधर ही हुआ, इधर ही रहता है, और इधर रहता है, और इधर रहता है, थोड़ा सा करीब कर देते हैं। चलिए ये इसका मान लीजिए फोकस 14 7 21, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, है ना, ये इसका फोकस हो गया, ये है -14, ठीक, यहाँ पर आप रखते हैं, ये इसका फोकस हो गया। तो जो पैरेलल है जाएगा वो इसके फोकस के स्ट्रेट में निकलेगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा, यहाँ इसका इरेक्ट इमेज बन जाएगा, इरेक्ट इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि क्या होगा, चलिए पहले तो निकाल लीजिए। 1/f = 1/v - 1/u, -1/21 1/v का मतलब वो तो निकालना है, u -14 + 14, 1/v = -1/21 -1/14, है ना, -1/21 -1/14, 21 और 7 14 7 21 21 21 3 और 2 3 और 42 42 माइनस कॉमन कर लीजिए, 42 ये 2 टाइम्स, ये आपका 42 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 5/42। तो v की वैल्यू -42/5 का मतलब 8 पंचे 40 और 5 20 -8.4, ये 8.4, ये 14 है, तो ये हमारा 8.4 पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको दूर अगर लेते जाएंगे तो क्या होगा। दूर अगर हम लेके चले जाएं तो क्या होगा, इमेज किधर जाएगा, इमेज किधर जाएगा, इसकी चर्चा करनी है। देखिए कोई भी चर्चा बेमानी नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़िए, जरा सा इस फार्मूला पाइए। 1/f = 1/v - 1/u होता है, तो -1/f = 1/v + 1/u। अब रिलेटिव वैल्यू रख दीजिए, कनकेव लेंस का जो स्टेटस है उसके हिसाब से रिलेटिव पोजीशन, फोकल लेंथ निगेटिव होगा माइनस कर दिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन निगेटिव होगा माइनस प्लस हो गया। अब इसको इससे v की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू कुछ ऐसा है और इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से तोड़ लिए हम। ये विजडम आपका एप्लीकेशन लगाते वक्त आना चाहिए। अब आप सोचिए, कह रहा है कि इसको इधर दूर लेके जाएंगे, तो जब आप u इंक्रीज करना चालू करेंगे तो इसको जरा सा आप मैथमेटिकली मैं आपको दिखलाता हूँ।
9/9 + 1, ऐसा सोचिए। अब 9 को बढ़ाना चालू कीजिए, एफ आपने है ना, 9 को बढ़ाना चाहिए। अगर 1000 कर दीजिए ऊपर और नीचे 1000 + 1 यानी 1001, तो 9/10 भले 0.9 होगा, लेकिन ये चीज़ ऑलमोस्ट 1 के बराबर आने लगेगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जब ऐसा स्टेटस a/a+b में ए पार्ट को अगर आप इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो ये चीज़ क्लोजर होता जाएगा 1 के। तो जब आप दूर हटाते चले जाएंगे तब u/u+f क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो भी ऑलमोस्ट -f के बराबर होगा, यानी इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होना चालू होगा। तो इमेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स फोकस। ठीक है जी, इमेज क्या होगा, फोकस की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। आई थिंक कि ये बात आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहा होगा। चलिए तब तक, जब तक आप लोग देखें, मैं ये 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रेस्ट चीज़ को क्या करेंगे, लेंगे। थैंक यू।